नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आपके लिए पर डे जीके के रिपीटेड पूछे जाने वाले प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के जो हैं वो लेकर आता हूं। एसएससी के नोटिफिकेशन आ गए हैं, आप सभी को पता है। आप में से कई दोस्त हमारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए एसएससी के पुराने साल के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसी प्रकार रोज हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दें कि आपको जीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। 100 प्रश्न हैं, 100 क्वेश्चन, वन लाइनर फॉर्मेट में। बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन होने वाला है और नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहां खोदा गया? तो 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर तेल का प्रथम कुआं खोदा गया था। किरकुक किस खनिज से संबंधित खदान है? तो किरकुक जो है यह खनिज तेल से संबंधित खदान है। खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज तेल के भंडार होते हुए भी खनिज तेल का आयात करता है। अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो अंधी घाटी जो क्षेत्र है वह यूरेनियम खनिज के उत्खनन के लिए विख्यात है। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहां पर पाया जाता है? तो हमारे भारत में थोरियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है, जो कि मोनोजाइट नामक बालू से निकाला जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो पवन ऊर्जा का उत्पादन, माफ करिएगा, यहाँ पर भारत की बात हो रही थी। तो भारत जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में 5वें नंबर पर है। राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देख के क्वेश्चन पता लगाया। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहां स्थापित हुआ था? तो 1883 में फ्रांस में विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है अब स्थापित हुआ था। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत की संभावना सर्वाधिक है। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे भी श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो जल विद्युत को पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इटली देश में विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का सबसे पहले उपयोग हुआ था। किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? तो स्विट्जरलैंड में एकमात्र स्रोत जल विद्युत का स्विट्जरलैंड है, सॉरी, जल विद्युत है स्विट्जरलैंड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट किस्म कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। विश्व में किस प्रकार के कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो बिटुमिनस क्वालिटी का जो कोयला है विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा जो है यह 90% तक होती है। बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का 80% है। सही उत्तर हो जाएगा। कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है यह पाया जाता है अवसादी चट्टान में। विश्व में कोयला सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? तो चीन में विश्व में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। जर्मनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वेस्टफोलियो क्षेत्र जो है जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है, कहां पर है? तो बांकी खान जिम्बाब्वे में विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र जो है यूक्रेन में स्थित है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो रूर बेसिन कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में स्थित है। कौन से ऊर्जा संसाधन के नवीनकरणीय योग्य संसाधन है? तो जल विद्युत और सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीनकरणीय योग्य संसाधन है। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा यह अपरंपरागत स्रोत हैं। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में पेट्रोलियम का सर्वाधिक आयातक देश है। म्यांमार का पोगु योमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो म्यांमार का पोगु योमा क्षेत्र जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दिशाएं किस देश में उपलब्ध है? तो कांगो गणराज्य में जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे उपयुक्त भौगोलिक दिशाएं उपलब्ध हैं। कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो कुजबास कोयला क्षेत्र रूस देश में स्थित है।
विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो जर्मनी विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश है। विश्व में संभव जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो न्यूनतम विकास जल विद्युत शक्ति का अफ्रीका में हुआ है। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आर्यभट्ट कौन है? तो खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? तो गुप्त वंश के समकालीन थे। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों का आक्रमण रोका था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों का आक्रमण रोका था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अजंता और एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं? तो अजंता और एलोरा कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कालिदास राजदरबारी कवि थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से अजंता की चित्रकारी संबंधित है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से एरण अभिलेख का संबंध है। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? तो सेतुबंध की रचना वाकाटक शासक जो थे राजवंश के शासक ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? तो समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था। स्कंदगुप्त को किस लेख से शक्रोपम कहा गया है? तो कहो मस्तम अभिलेख से स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो यह 4वीं सदी में निर्मित हुआ था। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुओकी किसका वर्णन मिलता है? तो फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुओकी में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? किस शासक से जुड़े थे? तो अमर सिंह ने थे। अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी और वह चंद्रगुप्त द्वितीय शासक से जुड़े थे। हरिशेन किसका राजदरबारी कवि था? तो यह समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसे हम दीनार के नाम से जानते थे। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा है? तो कालिदास जी द्वारा कुमार संभव महाकाव्य रचा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो गुप्त युग में हुई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग गुप्त युग में भू राजस्व दर का भाग था। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त युग की विशेषता थी। राइट आंसर हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे? तो सबसे ज़्यादा गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो है मिलता है वर्णन। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो गुप्त युग में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा अनुवादित या अनुदित था? तो अभिज्ञान शकुंतलम सबसे पहले ग्रंथ था जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम जो है उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है सबसे बड़ा? तो बयाना जो कि भरतपुर में स्थित है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो रूपक नामक गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो मौर्य युग को गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट विद्वान जो थे इन्होंने गणित को एक अलग विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया था। गुप्तकाल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नवनीतकम पुस्तक जो है चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। मेहर कुल का संबंध किससे था? तो मेहर कुल का संबंध हूणों से था। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। सर्वराज्योच्छेता की उपाधि धारण किसने की थी? तो सर्वराज्योच्छेता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? तो 319 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत एक शक संवत में, गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है? तो 241 वर्ष का अंतर है गुप्त वंश और शक संवत, गुप्त संवत और शक संवत में। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो पाटलिपुत्र उज्जैनी गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। सती होने का प्रमाण सबसे पहले कब मिला था? तो 510 ईस्वी में सती होने का प्रमाण जो है सबसे पहले मिला था। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 415 से 454 ईस्वी के बीच में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की गद्दी पर कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है वह गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि था। चीनी यात्री हिंसांग किसके समकालीन थे? तो हर्षवर्धन के समकालीन था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो यह हर्षवर्धन था जो अंतिम बौद्ध राजा था और संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया है। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी पता चलती है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी। सकलोत रापनाथ किसे कहा गया है? तो सकलोत रापतनाथ यह हर्षवर्धन को कहा गया है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक शासक हर्ष के समकालीन था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।